मेवाड़ राजवंश चल रहे थे हमारे। और मेवाड़ राजवंश में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? उदय सिंह तक पढ़ लिया था। उदय सिंह की मृत्यु कब हुई थी? होली के दिन उदय सिंह की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 28 फरवरी 1572 को। 1572 को होली के दिन उदय सिंह का चल रहा है दाह संस्कार। यहां पर उपस्थित है कुंवर प्रताप भी। और उदय सिंह का एक पुत्र और था, जगमाल। जगमाल यहां नहीं आया था, तो सारे सरदारों ने इकट्ठा होकर पूछा कि भाई जगमाल क्यों नहीं आया? तो बताया कि महाराणा उदय सिंह ने उनको भावी राणा बना के चले गए। और मेवाड़ में ऐसा रीति रिवाज था कि जो भावी महाराणा होगा वो दाह संस्कार में नहीं आया करते थे, क्योंकि उदय सिंह पर ज़्यादा प्रभाव जो था वो भटियाणी रानी का था। और राणा किसको बना दिया? भटियाणी रानी के प्रभाव में आकर जगमाल को राणा बनाकर चले गए। गोगुंदा में दाह संस्कार के समय जगमाल उपस्थित नहीं हुआ, तो सारे जो सामंत थे वो इकट्ठा हुए। और सारे जो सामंत इकट्ठा होकर वो किसके पास गए? कृष्णदास चुड़ावत के पास, क्योंकि चुड़ावतों को मेवाड़ की राजनीति में हस्तक्षेप करने का अधिकार था। तो कृष्णदास चुड़ावत को कहा, कृष्णदास चुड़ावत ने सारे सामंतों ने मिलकर कहा कि एक तो हमारे ऊपर वैसे भी पावरफुल व्यक्ति बैठा है, कौन? अकबर, और ये अयोग्य शासक है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? तो कृष्णदास चुड़ावत ने निर्णय लेकर और वहीं पर क्या कर दी? महाराणा प्रताप के बांध दी तलवार। फिर यहां से दाह संस्कार के बाद में सभी इकट्ठा होकर कहाँ गए? कुंभलगढ़ दुर्ग में गए। कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप अंदर नहीं गए थे, अंदर राजगद्दी पर जगमाल बैठा था। और सारे सामंत गए और उसको हाथ पकड़ के उस गद्दी से उठाया और उठा के बोला कि यहाँ पर कौन बैठेंगे? यहाँ पर मेवाड़ के महाराणा बैठेंगे, और मेवाड़ के महाराणा के जो परिवार के हैं वो सामने बैठेंगे। तो इस बात का जगमाल विरोध नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसके पीछे सामंत नहीं थे, और वो अकबर की शरण में चला गया। अकबर ने जहाजपुर की जहांगीर दी इसको, और बाद में 1583 में दंतानी के युद्ध में ये मारा गया। कौन मारा गया? जगमाल मारा गया। इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है महलों की क्रांति। इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? महलों की क्रांति कहा जाता है। तो महाराणा प्रताप का कितनी बार राज्याभिषेक हुआ? 2 बार। पहला गोगुंदा, दूसरा कुंभलगढ़। और किन किन राजाओं के 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? शिवाजी का 2 बार हुआ है, औरंगजेब का भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। ठीक है, अब नया महाराणा बनाते हैं किसको? महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप नए महाराणा आ गए। इनका जन्म 9 मई 1540। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है, और महाराणा प्रताप के बगैर कोई पेपर बनता ही नहीं है। और हर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है घुमा फिरा के। ये भी पूछा जा चुका 9 मई तो कई बार पूछा जा चुका है। और इनका जो शासनकाल है वो है 1572 से लेकर 1597 तक। यानी ये भी पूछा जा चुका है कि महाराणा प्रताप ने कितने वर्ष शासनकाल किया। तो 97 में से 72 निकाल लो, 25 वर्ष। और क्या पूछा गया है? और ये पूछा गया है कि राज्याभिषेक के समय
महाराणा प्रताप कितने वर्ष के थे? तो देख लो कितने वर्ष के, 1540 और 1572, लगभग 32 वर्ष के। इनका जो बचपन का नाम था वो था किक्का। किक्का बोला जाता है भीलों के छोटे बच्चे को। महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम था उदय सिंह और माता का नाम था जयवंताबाई। जयवंताबाई विक्रमी संवत 1597। जयवंताबाई पाली के अकराज सोनगरा की पुत्री थी और पाली वाले ये कहते हैं कि जो ये ज्येष्ठ पुत्र है महाराणा प्रताप, तो कहते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र का जो जन्म हुआ था वो हमारे यहाँ हुआ था। लेकिन एग्जाम में क्या माना गया, एग्जाम में ये माना गया कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, बादल महल जूना कचहरी में हुआ था। जूना कचहरी कुंभलगढ़ दुर्ग। कब हुआ था? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। यह तारीख याद रखो तो रख लेना, लेकिन यह जरूर रखना आपको। विक्रमी संवत 1597 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। जन्म 9 मई 1540, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, वार रविवार। अब देखो महाराणा प्रताप की पत्नी। वैसे तो देखो राजा महाराजाओं के कई पत्नियां होती थी, लेकिन जो विकट परिस्थिति में साथ दे वो थी अजब दे पंवार। ये थी बिजोलिया के राम रखी पुत्री। बिजोलिया के राम रखी पुत्री थी। कौन थी? अजब दे पंवार। यानी ये तो थी छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें, काम की बातें जो सीधा सीधा यहां से पूछ लिया जाता है। जन्म बादल महल जूना कचहरी में कुंभलगढ़ दुर्ग। राज्याभिषेक 1572 में। जन्म 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया और वार रविवार विक्रमी संवत 1597। बचपन का नाम कीका। पत्नी अजब दे पंवार, माता जयवंताबाई, अखरा सोनगरा की पुत्री और इनके जो पिता थे वो कौन थे? उदय सिंह। तो ये तो थी इनकी छोटी छोटी बातें। इनके गुरु का नाम था आचार्य राघवेंद्र। ठीक है, याद कैसे करोगे? 1540 में जन्म किन का हुआ था? महाराणा प्रताप का। अकबर का जन्म, भाई अभी अकबर से काम पड़ेगा और अकबर ही है मेन। अकबर का जन्म हुआ था 1542। राव चंद्रसेन का, जो महलों की क्रांति में, यानी महाराणा प्रताप के जो मामा थे महलों की क्रांति में शामिल थे, उनका जन्म हुआ था 1541। राय सिंह का जन्म भी कब हुआ था? 1541 हुआ था। और अगर आपको पूछ ले महाराणा प्रताप की जयंती, तो भी आपको ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया करनी है। ठीक है, वैसे हम बात करें तो महाराणा प्रताप के जो गुरु थे वो जयमल राठौड़ थे। क्यों थे? क्योंकि उन्होंने शस्त्र विद्या की शिक्षा दी थी। यानी लड़ना किसने सिखाया था? जयमल राठौड़ ने सिखाया था। इनके उपनाम क्या है? इनके उपनाम है मेवाड़ के रक्षक। महाराणा प्रताप को बोला जाता है मेवाड़ का रक्षक, मेवाड़ का केसरी। मेवाड़ केसरी किनको बोला जाता है? महाराणा प्रताप को बोला जाता है। और क्या बोला जाता है? मेवाड़ का शेर। ये तो इनके उपनाम। अब जैसे ही महाराणा प्रताप शासक बने और इनका राज्याभिषेक हुआ, तो इनके सामने दो समस्या थी, यानी दो ऑप्शन मान लो इनके सामने। एक तो इनके पास में ऑप्शन ये था कि एक तो ये कर ले अधीनता स्वीकार और ऐश और आराम की जिंदगी जिए, मजे से जिंदगी जिए। लेकिन अगर ऐसा करते तो इनकी जो पीढ़ियों से चलती आ रही है उसका हनन होता था, यानी जो वीरता चलती आ रही है उसका हनन होता था। और दूसरा ऑप्शन था इनके पास, जैसे इनके मुगलों से लड़े थे इनके दादाजी महाराणा संग्राम, महाराणा सांगा, जो लड़े थे किससे? बाबर से, वैसे ये लड़ते रहे।
महाराणा उदय सिंह ने भी विरोध किया था मुगलों का, वैसे भी ये भी करे, यानी अपने पूर्वजों की तरह ही मुगलों से संघर्ष जारी रखे। या तो ये ऑप्शन था, और यह इनके पास ऑप्शन था कि ये क्या कर ले, अधीनता स्वीकार कर ले। अब यह जैसे ही महाराणा बनाए, महाराणा बनते हैं तो देखते हैं इनके पास विरासत कितनी थी। विरासत की हम बात करें इनके पास, तो पहले अकबर का देख ले। अकबर उधर फैल गया था कहां तक, बंगाल तक। नीचे की बात करें उड़ीसा तक, और इधर लाहौर तक। लाहौर चला गया था अकबर 1585, राजधानी बनाई थी। और यहां पर है 1559 में इनके पुत्र का टाबरी को जन्म हुआ, और 1571 में इन्होंने राजधानी बनाई थी। किसको बना ली इन्होंने राजधानी बना ली थी फतेहपुर सीकरी को। फतेहपुर सीकरी को, यानी इतना बड़ा सेक्टर और ये छोटी सी रियासत। अब देखते हैं इनके पास कितना है। ये मेवाड़ है, यही तो है मेवाड़। महाराणा प्रताप को आधा मेवाड़ मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि इधर जो चित्तौड़ दुर्ग है वो तो अधिकार हो गया था अकबर का। कब हुआ था? 1567-68 में। ठीक है, चित्तौड़ दुर्ग इनके पास है, अकबर के पास। अब इनके पास एक ही दुर्ग बचा है, कौन सा? कुंभलगढ़, महाराणा प्रताप के पास। इधर ये पहाड़ी सेक्टर जो है ये महाराणा प्रताप को मिला है, और इधर जो उपजाऊ सेक्टर है वो किनके पास है? अकबर के पास। अब हम बात करें इनके पास सैनिक शक्ति की, तो सैनिक शक्ति तो वैसे भी कमजोर हो गई। कैसे होगी? थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलो। कितना चलो, 1567-68 में अकबर ने आक्रमण किया। सैनिक शक्ति यानी सैनिक क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त हो गए। थोड़ा सा और बैकग्राउंड में चलो, 1534-35 सबसे बड़ा साका हुआ था यहाँ पे। ठीक है, और कमजोर पड़ गई। थोड़ा और पीछे चलो, 1527 खानवा युद्ध में और सैनिक शक्ति कमजोर हो गई। यानी इतने से कम समय में, लगभग 40-45 साल का समय होगा, और इतने बड़े बड़े युद्ध कर लिए, तो जाहिर सी बात है सैनिक शक्ति कमजोर होगी। तो इनके पास ऑप्शन था, महाराणा प्रताप के पास, कि मैं सबसे पहले सैनिक शक्ति मजबूत करूं, ताकि मैं क्या कर सकूं? अकबर से संघर्ष कर सकूं, लड़ाई लड़ सकूं। इनको पता था कि संघर्ष तो करना है, अगर मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा तो लड़ाई तो करनी पड़ेगी। तो इनका पहला ऑप्शन था कि मैं सैनिक शक्ति कमजोर करूं। सैनिक शक्ति कमजोर करने के लिए इनके पास समय था, समय चाहिए सैनिक शक्ति कमजोर करने। तो इन्होंने बढ़िया भर्तियां निकाली, बढ़िया सैनिक। वैसे ही प्रोसेस होती थी जैसे आज होती है। सैनिकों को लेते और उनको पैसा देते थे। तो इनको चाहिए सैनिक शक्ति। किनको? महाराणा प्रताप को। अब अकबर क्या करना चाहता है? अकबर इनको अधीनता स्वीकार कराना चाहता है। अकबर अधीनता स्वीकार कराएगा तो सबसे पहले तो अकबर भेजेगा शांति अभियान। शांति अभियान देखो, इनका कर्म भी पूरा जा चुका है। याद आप चाहे अपनी कैसी भी ट्रिक रखो, लेकिन मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक आपको बनानी है जमा बांटो। जमा बांटो कैसे याद रखोगे? जमा बांटो से आप याद रखो कैसे। जैसे जलाल खां, सबसे पहले कौन आया था? जलाल खां। कब आया था? 1572। 1572 में आया था, लगभग सितंबर में आया था, नवंबर में वापस गया था। राज्याभिषेक के 7 महीने बाद ही आ गया था। अकबर उस समय कहां था? अहमदाबाद में था। अकबर ने सोचा कि अगर संधि कर ली तो सबसे बढ़िया बात है, युद्ध करने की जरूरत नहीं है, और अगर नहीं की तो हमारे पास एक कारण मिल जाएगा कि हम तो एक शांति चाहते हैं, लेकिन इसने ये शांति नहीं चाहता। कौन? महाराणा प्रताप। अकबर इस शांति अभियान में, पहले शांति अभियान में असफल हुआ, लेकिन ये निराश नहीं हुआ अकबर। इनका महाराणा प्रताप बड़ी आओ भगत की, बढ़िया खाना वाना खिलाया, बिठाया, आराम से बातें की, लेकिन कुछ कमजोरी निकाल के कि ये बात को टालना है, ना हाँ का ना हाँ का। क्यों नहीं कहा? जैसे मान लो आपा के अट बाबू को नहीं,
और आप थाके घर में कोई रिश्तो आ रही है तो रिश्तो आ रही थे मन्ना भी करनो थान मतलब रिश्तो करनो भी कोनी और मन्ना भी करनो तो थे काय कहो कि मारे छोरे को मामू है इरा गड़ो है वो आए ना जना रिश्तो करा तो उनको आप ना तो हाँ कहा है ना कहा है या आप उनको कहोगे कि 2 महीना बाद में पुलिस को पेपर है, पुलिस को पेपर या बाद में मैं थाने हाँ या ना बताऊँ। यानी कैसे भी करके बात को टालना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये यहाँ से अभी इनका अपमान कर देते तो युद्ध तो 72 या 73 में हो जाता, लेकिन कैसे भी करके युद्ध को टालना चाहते। क्यों टालना चाहते? क्योंकि ये अपने आप को मजबूत कर सके, अपनी जो सैनिक शक्ति वो मजबूत कर सके महाराणा प्रताप। तो शांति अभियान भेजा और इसको कुछ भी करके कमी निकाल के महाराणा प्रताप ने वापस भेज दिया कहा अकबर के पास। और अकबर इस शांति अभियान असफलता के कारण निराश नहीं हुआ और शांति अभियान और भी जारी रखे। अब नंबर 2 पर आएगा जे से जमाल, मे से मान सिंह, मां से मान सिंह। इस समय मान सिंह क्या है? कुंवर है, कुंवर मान सिंह। ये कब आए थे? ये आए थे 1573 में। अब देखो इनके बारे में अलग अलग दंत कहानी आती है राजपूताने में। प्रताप कहते हैं प्रताप की मुलाकात उदय सागर झील के पास हुई थी टोट के अनुसार, और अमर काव्य वंशावली में भी यही बात कही है कि इनकी मुलाकात कहाँ हुई थी? उदय सागर झील के पास हुई थी। और राज रत्नाकर में भी यही बताया गया है कि इनकी जो मुलाकात हुई थी वो उदय सागर झील के पास हुई थी। लेकिन गोपीनाथ शर्मा कहता है कि इनकी जो मुलाकात हुई थी वो गोकुंदा में हुई थी। तो चलो हम इनकी मुलाकात कहाँ करा देते हैं? इनकी मुलाकात करा देते हैं उदय सागर झील के पास में। जब मान सिंह आया, एक कहानी अलग अलग 2-3 कहानी आती है, 1-2 बता देता हूँ, ठीक है। मान सिंह आया, बिठाया इनको, खाना वाना खिलाया और कहते हैं कि जब एक ग्रास बोलो या कुओं बोलो, एक ही चीज़ है, ठीक है। जे एक मान सिंह कुओं लियो और कहो कि काय विचार है महाराणा प्रताप, आप खाना नहीं खा रहे हो। महाराणा प्रताप ने खाना नहीं खाया तो कहा कि खाना तो मैं खिलाऊंगा तेरे को एक दिन। तो उन्होंने एक कुआ लिया था और मान सिंह यहाँ से नाराज होकर चला गया। क्यों? चढ़ू कौन गिरो, चढ़ू क्यों आगे कराम। एक कहानी तो आती है ये। दूसरी कहानी आती है कि यहाँ पर महाराणा प्रताप खुद नहीं आया था, महाराणा प्रताप का बेटा आया था। कौन? कुंवर है अभी, कुंवर अमर सिंह। अमर सिंह आया था मान सिंह के साथ, बढ़िया चौकी वक्की बनाई गई, यहाँ पर बिठाया गया था और दोनों खाना खा रहे थे। तो बातों में मान सिंह ने अमर सिंह से पूछा कि तेरे पिता नहीं आए, क्योंकि ये भी क्या है? कुंवर है अभी मान सिंह, और ये भी क्या है? कुंवर है। तो कुंवर को कुंवर से मिलना है, ठीक है, दोनों कुंवर है। तो कुंवर को भेजा महाराणा प्रताप ने और कहा कि तेरे पिता नहीं आए। मान सिंह ने कहा, तो कहा कि उनका सर दर्द है। तो मान सिंह ने खाना नहीं खाया और कहा कि तेरे पिता का सर दर्द एक दिन मैं मेटूंगा, तेरे सर दर्द की दवा मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। तो ये कहानी आती है। लेकिन ऐसा नहीं करेगा महाराणा प्रताप। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इनको क्या चाहिए? समय चाहिए, समय चाहिए। तो ये इसलिए नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा, इनका अपमान नहीं करेगा। और पहले मुसलमान को भेजा अकबर ने, दूसरी बार किसको भेजा? मान सिंह को भेजा। मान सिंह इधर से जा रहा था तो बीच में पत्र भेजा कि आप महाराणा प्रताप से मिलते हुए आना। इसने सोचा कि संधि कर ली तो ठीक है, नहीं तो अभियान तो जारी है। ये दोनों अभियान भेजने के बाद में ये तो कन्फर्म हो गया कि अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मान सिंह का अपमान नहीं किया गया था, शेष समान खाना वाना खिला के आराम से इनको लौटा दिया था। और अकबर को भी पता चल गया कि महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार नहीं करेगा, और यहाँ से शेष समान मान सिंह को लौटा दिया। फिर भी अकबर अभियान जारी रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि वो चाहता है, जी मान लो आज अपन भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रही है, लेकिन आप कहीं करा वो वार्ता करा जरा बाद में विश्व में अपन कहीं छवि रही कि भारत तो शांति चाहता है लेकिन पाकिस्तान लड़ना चाहता है। तो ऐसे ही कि मैं इतना बड़ा शासक हूँ और इतनी सी छोटी रियासत है, और ये आराम से अगर अधीनता स्वीकार कर ले, और दूसरी चीज़ ये, और मेरी भी छवि अच्छी रहे कि अकबर ने तो अभियान भेजे थे लेकिन महाराणा प्रताप ने स्वीकार नहीं किए। नंबर 3,
वहां से भगवंत दास, ये मानसिंह के पिता हैं। ये भी कब आए थे? 1573 में आए थे। इनकी भी बड़ी आव भगत की गई, खाना वाना खिलाया गया, और इनकी जो वार्तालाप हुई थी वो कहाँ हुई थी? गोगुंदा में हुई थी, लेकिन ये भी असफल रही थी। वहाँ से भगवंत दास टो से टोडरमल, ये भी कब आए थे? 1573। ठीक है, टोडरमल 1573 में आए थे। ये भी एक उच्च कुल का हिंदू था, यानी मानसिंह भी एक उच्च कुल का हिंदू, ये भी हिंदू। सबसे पहले मुसलमान को भेजा, उसके बाद तीनों हिंदू को भेजा कि शायद हिंदू हिंदू की बात मान ले, क्योंकि महाराणा प्रताप भी एक उच्च कुल के हिंदू है, राजपूत है, और मानसिंह भी एक उच्च कुल का हिंदू है, राजपूत है। तो इन्होंने भी इनकी भी बातें नहीं मानी। तो या तो ऐसे याद रखना, पहला मुस्लिम आया था, 2 नंबर पर मानसिंह आया था, भगवंत दास का बेटा, और जब बेटे बात बिगड़ जाए तो कौन आए? बाप आए, और बाद में कौन आया था? टोडरमल। या ट्रिक से याद रख लेना, जमा बांटो, जैसे जलाल खान, माँ से मानसिंह, बा से भगवंत दास, टोडरमल, ऐसे याद रखना। या आपको अपनी कोई ट्रिक बना लेना, क्योंकि इनको याद करना है कैसे भी करके, क्योंकि यहां से इनका क्रम पूछा जा चुका है। अब बात चली 73 तक, 74 निकल गया, 75 निकल गया, युद्ध तो 76 में होगा। ये 2 साल क्यों बताते हैं? 2 साल इतिहासकार तो कहते हैं कि 2 साल महाराणा प्रताप को समय दिया गया था, लेकिन अकबर खुद उलझा हुआ था बंगाल में, बिहार में 2 साल, इसलिए इनको 2 साल समय मिल गया। अब हम करवाते हैं कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर कहाँ है उस समय? फतेहपुर सीकरी में है। अकबर चला वहां से और आके कहां रुक गया? अजमेर। अजमेर रुक गया, कौन से दुर्ग में? मैगजीन दुर्ग में। लगभग मैगजीन दुर्ग में 15 दिन रुका था अकबर, और यहां पर आकर घोषणा की कि जो सेना का नेतृत्व है, या सेना का जो मुख्य सेनापति है, वो कौन बनेगा? मानसिंह बनेगा। और दूसरा सेनापति जो बनेगा वो बनेगा आसफ खां। कहीं ना कहीं ये बात यहीं से सोच ली थी, यानी फतेहपुर सीकरी से ही अकबर ने सोच ली थी कि मुख्य सेनापति किसको बनाना है? मानसिंह को बनाना है। क्यों नहीं वहाँ इसने घोषणा क्यों नहीं की? क्योंकि वहाँ से नाराज हो जाएंगे जो राजपूत, जो मुगल सेना थी। और यहाँ पर भी मानसिंह की जब घोषणा की गई कि मुख्य सेनापति कौन बनेगा? मानसिंह बनेगा। और मानसिंह को बढ़ाते ही नब्बी खान तो युद्ध करने के लिए नहीं आया था, नब्बी खान नाराज होकर यहाँ से चला गया था। मानसिंह को बनाने के पीछे उद्देश्य क्या थे? उद्देश्य क्या थे? याद करो, खानवा युद्ध में कौन गया था? जयपुर से पृथ्वीराज कछुआ गया था, यानी एक सामंत के रूप में गए थे पृथ्वीराज कछुआ। और वो जो सम्मान था मेवाड़ का, बाकी रियासतों में जो सम्मान था मेवाड़ का, किन के नज़र में? बाकी रियासतों के नज़र में उस सम्मान को अकबर गिराना चाहता है कुछ भी करके, इसलिए मानसिंह को बनाया। दूसरा ये भी बताते हैं कि हिंदू को हिंदू से भिड़ाना चाहते थे ताकि हमारा कोई नुकसान ना हो। टोड के अनुसार, टोड तो ये कहता है, टोड तो अलग ही कहानी है, मतलब दंत कहानी है टोड की। वैसे कि मैं था मानसिंह कहानी बताई नहीं, बाबी टोड के कारण प्रचलन में आई है। ठीक है, टोड ये कहता है कि उस समय जो मुख्य सेनापति था वो सलीम था। सलीम यानी इनको बेटू जहांगीर हो, लेकिन उनका जन्म 1569 और युद्ध कब हुआ था? 1576। ठीक है, तो कितना साल को अभी टाइम? 6 या 7 साल को, 7 साल को। तो सोचो यार, अति बड़ी सेना को क्या सेनापति बना सके? तो ऐसी भूल तो कभी करेगा नहीं। मानसिंह 3 अप्रैल 1576 को अजमेर से रवाना होकर पहुंच गया कहां पर? मांडलगढ़। यहां पर लगभग 15 दिन रुका था वो। कितने दिन? 15 दिन। मांडलगढ़ में आकर अपना पड़ाव डाल दिया।
मांडलगढ़ गांव पड़ता है, भीलवाड़ा में पड़ता है। पड़ाव डाला और यहाँ पर 2 महीने रुका। 2 महीने क्यों रुका? क्योंकि 2 महीने इसलिए रुका, कोई तो कहता है कि सेना जब चलती थी ना तो आगे पीछे हो जाती थी, तो सारी सेना को एक साथ करने के लिए यहाँ पर मानसिंह रुका था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेना एकत्रित होने में 2 महीने थोड़े लगते हैं। दूसरी कहानी ये बताता हूँ कि यहाँ पर मानसिंह क्यों रुका था 2 महीने। 2 महीने मानसिंह यहाँ पर इसलिए रुका था क्योंकि हो सकता है कि भाई महाराणा कहाँ है, बराबर सूचना पहुंच रही है, महाराणा कहाँ है, कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ में हो सकता है कि वो मांडलगढ़ में लड़ने का लिए आ जाए, क्योंकि मैदानी भाग है। मैदानी भाग में लड़ने के, मुगल सेना के लड़ने के लिए अच्छा स्थान होता है। और कुंभलगढ़ दुर्ग में जब मांडलगढ़ रुका था, कौन, मांडलगढ़ रुका था, तो महाराणा प्रताप ने कहा कि चलो हम आक्रमण करते हैं उन पर। लेकिन जो उनके साथी थे, सामंत थे, उन्होंने कहा कि नहीं महाराणा, हम वहाँ नहीं चलेंगे, क्योंकि हम पहाड़ी इलाके में हमारी जो सेना है वो लड़ने में सक्षम है, इसलिए वहाँ नहीं गए। और महाराणा प्रताप ने इनकी बात मान ली और उनका इंतजार कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? महाराणा प्रताप। यहाँ पर रुका और यहाँ से चलकर आगे गया कहाँ? मुलेला गांव। कौन गया? अजमेर से चला। अजमेर के बाद में कहाँ आ गया? मांडलगढ़। मांडलगढ़ एक कारण ये भी है क्योंकि अजमेर और मांडलगढ़ पास में पड़ता है, और इसलिए मांडलगढ़ इसलिए नहीं गए क्योंकि अगर सेना कम पड़ गई मान सिंह की तो अजमेर से बुला लेंगे और सैनिक दल, इसलिए भी नहीं गए। एक कारण ये भी हो सकता है। और कारण क्या है? और कारण ये भी आता है। तो उसके बाद में कहाँ गया? मांडलगढ़ के बाद मुलेला गांव गया, जो बनास नदी के किनारे था, और इस गांव से सिर्फ 10 मील दूरी महाराणा प्रताप का सैन्य शिविर लगा था। सैन्य शिविर इनका कहाँ लगा था? इनका लगा था गोगुंदा में। गोगुंदा में। और इनका कहाँ लगा था? खमनौर में। ठीक है। अब इनके बीच में एक पहाड़ी है, और पहाड़ी का रंग कैसा? पीला। पीला क्या होता है? हल्दी, यानी हल्दी पहाड़ी है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? हल्दी घाटी का युद्ध। बीच में एक पहाड़ी है, ठीक है, तंग पहाड़ी है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? हल्दी घाटी का युद्ध बोला जाता है। बात करते हैं सेना की व्यूह रचना की। मानसिंह यहां पर है, हाथी पर बैठा है। कौन सा हाथी? मर्दाना हाथी। आगे हराउल सेना, इसका नेतृत्व कर रहा था सैयद खां और आसफ खां। आसफ खां ये वही है जिसको चित्तौड़ दुर्ग सौंपा था अकबर ने। आसफ खां। अकबर कहाँ है? मैगजीन दुर्ग में ही है, ठीक है। और सैयद खां और जगन्नाथ कच्छावा भी यहाँ पर भी था। यहाँ था इस हराउल सेना में जगन्नाथ कच्छावा, ठीक है। हराउल सेना के पीछे सेना होती थी जिसे बोला जाता चंद्रावल सेना, और इसका जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था मित्र खां। मित्र खां को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मित्र खां या मैत्र खां भी नाम आता है। ये मित्र खां वही है जिसने बादशाह के आने की झूठी खबर फैलाई थी, इसलिए इसको याद रखना, ठीक है। मानसिंह के साथ एक इतिहासकार भी था। कौन था? जो इस तरफ बैठा था, जो बीच बीच में लड़ भी रहा था, वो था बदायूनी। बदायूनी वैसे तो अकबर का चमचा था, लेकिन इसने बिना पक्षपात किए इस युद्ध का पूरा आंखों देखा हाल लिखा था। मुगलों के पास हाथी भी थे, गजराज था, मर्दाना था जिस पर मानसिंह बैठा था, रण मंदिर था, और गजमुक्त भी था। गजमुक्त के और गजराज के किससे लड़ेंगे? वो राम प्रसाद हाथी से लड़ेंगे आगे, ठीक है। अब देखते हैं महाराणा की तैयारी। एक सेना इस तरफ भी होती थी, ठीक है, यानी चारों ओर सेना होती थी। महाराणा की जो युद्ध की योजना बनी थी वो कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी थी, क्योंकि उनके पास एक ही दुर्ग था, और उसके बाद उन्होंने अपना पड़ाव डाल दिया गोगुंदा में। महाराणा की हराउल सेना का जो नेतृत्व कर रहा था, यहां पर है महाराणा प्रताप, चेतक या चेतक बोल दो, ठीक है। और यहां पर कौन बैठा है? इस पर घोड़े पर प्रताप बैठा है। यह हराउल सेना। हराउल सेना का नेतृत्व कर रहा था कृष्णदास चूड़ावत, क्योंकि हराउल सेना में रहने का जो हक था वो चूड़ावतों का था,
ठीक है। बाद में आगे आगे की कहानी है, पहले बता दो। अमर सिंह के समय चुड़ावत, क्योंकि सख्तावत भी मजबूत होने लगे थे, और चुड़ावत और चुड़ावत और सख्तावतों में क्या हो गई थी, लड़ाई हो गई थी कि हरौल सेना में सख्तावतों ने कहा कि हम भी रहेंगे। तो अमर सिंह ने कहा कि एक ऊंटाला किला है जो जहांगीर के पास था, वो उस किले में पहले प्रवेश करेगा और वही कौन रहेगा, हरौल सेना का नेतृत्व करेगा। तो बताते हैं कि चुड़ावतों ने अपना सिर काट के अंदर फेंक दिया, सब जानते हैं वो कहानी। और बाद में कौन करने लगे थे, चुड़ावती हरौल सेना का नेतृत्व करने लगे थे। हरौल सेना में कृष्णदास चुड़ावत भी था, और कौन था, और हाकिम का सूरी। हाकिम का सूरी ने कहा कि आज मेरे हाथों से कोई तलवार नहीं छुड़वाएगा। और कहते हैं कि जब ये मरे थे तो भी अपने हाथ से तलवार नहीं निकल रही थी, महाराणा ने निकालने की कोशिश की थी। और इनका जो मकबरा है वो खमनोर में इनको तलवार सहित ही इनको दफनाया गया था बाद में, ठीक है। तो हरौल सेना का नेतृत्व कृष्णदास चुड़ावत और हाकिम का सूरी कर रहे थे, ठीक है। और सरदारगढ़ का भीम सिंह भी था, देवगढ़ का रावत था, ठीक है, और भी थे, ठीक है। इसके पीछे थी चंद्रावल सेना। चंद्रावल सेना में था पुंजाबेल, जिसको क्या थी, राणा लगाने की अनुमति थी, राणा लगाने की अनुमति दे रखी थी, ठीक है। किसको, पुंजाबेल को। इस युद्ध में एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था, हाकिम का सूरी था। और सांगा का एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था, हसन खां मेवाती था। बीच में महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप के साथ में भामाशाह भी थे। कौन था, भामाशाह भी थे। और इधर कौन है, रामशाह तंवर और उनके 3 पुत्र। और कहते हैं कि इस युद्ध में जितने भी तंवर लड़े थे एक भी नहीं बचा था, ठीक है। महाराणाओं के हाथियों के नाम थे गजराज, रामप्रसाद और लूणा। रामप्रसाद को बाद में कौन ले गया था, मानसिंह ले गया था, और इसका नाम क्या कर दिया, पीर प्रसाद कर दिया, ठीक है। महाराणा के पास घोड़े थे। चेटक बहुत समझदार घोड़ा था, काटियावाड़ी नस्ल का था। और इनका जो स्मारक बना हुआ वो बलीचा गांव बना हुआ है, बलीचा गांव का भीलवाड़ा में। एतक भी था, ठीक है। और त्रटक भी था, ठीक है। जो किसके पास था, शक्ति सिंह के पास था, क्योंकि शक्ति सिंह बाद में यहाँ से गया ही नहीं था। और जो साकावा था 1567-68 का, उसकी सूचना भी किसने दी थी, शक्ति सिंह ने दी थी। हाकिम का सुर मारा गया युद्ध में ही, और उसका जो मकबरा वो कहाँ, खमनोर में। महाराणा अब इधर से युद्ध करने के लिए तैयार है और इधर से भी युद्ध करने के लिए तैयार है। ढोल नगाड़े बजाए गए और युद्ध में कवियों द्वारा कविता सुनाई गई और युद्ध की तैयारियां हो गई। मेन होती थी हरावल सेना। हरावल सेना मेन होती थी क्योंकि इन दोनों के मध्य जो भीड़, क्योंकि अगर ये कमजोर हो गई ना तो पहले ही पांव उकड़ जाते थे। इन दोनों के मध्य भिड़त हुई। भिड़त होते ही जैसे ही महाराणा प्रताप को मानसिंह दिखा तो चेट्ट को सीधा मानसिंह के पास लेके आए। ठीक है, मानसिंह लड़ते लड़ते यहाँ आ गया था। और चेट्ट को जैसे ही मानसिंह दिखा महाराणा प्रताप को, और महाराणा प्रताप ने मानसिंह का जो हाथी था मर्दाना उस पर अपने चेट्ट के पांव रखे और भाला चलाया। उसमें हाथी जो चला रहा था वो तो मर गया लेकिन मानसिंह बच गया। ठीक है, मानसिंह बच गया। और जब यहाँ पर चेटक था तो जो मुगल सेना थी वो किसको घेर लिया था? वो घेर लिया था महाराणा प्रताप को। और महाराणा प्रताप को घेर लिया। ये सीन देख रहा था कौन? जालाबिद्दा। इस तरफ था जालाबिद्दा, ये सीन देख रहा था जालाबिद्दा ये सीन देख रहा था। तो महाराणा वहां गया और वहां गए जाते ही आगे क्या होता था, हाथियों के आगे तलवार बंदी होती थी और तलवारों के आगे जहर लगा होता था। जहर लगने के कारण जैसे मर्दाना हाथी पर चेटक चढ़ा और उस तलवार का क्या हुआ, पैर के पीछे के पैर के हल्की सी खरोंच आ गई। जालाबिद्दा वहां गया और कहा कि महाराणा यहाँ से निकलो, आप सेना से गिर चुके हो। और जालाबिद्दा ने वो मुकुट धारण किया और चेटक सहित उनको बाहर निकाला गया महाराणा को।
क्योंकि यहाँ जिंदा रहना बहुत जरूरी है। उनको बाहर निकाल के लगभग वो घोड़ा 2 मील ले गया था और उसके बाद ऐसे पहाड़ियाँ हैं। ये जो गैप था ये 17-18 फुट का था। और उसके बाद इस घोड़े को यहाँ से कुदा दिया था। घोड़े ने यहाँ से छलांग मारी सीधी, क्योंकि काठियावाड़ी नस्ल का जो घोड़ा होता है ना वो बहुत समझदार होता है। और इसको यहाँ से कुदा दिया और यहाँ कूदते यहाँ पर बलीचा है, बलीचा गांव में इसकी क्या कोई मृत्यु और यहाँ पर इसकी क्या है स्मारक बना हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने चेटक ने महाराणा प्रताप को बचाया और जालाविद्या ने इनका मुकुट धारण किया। तो अगर आपसे पूछ ले कि महाराणा प्रताप का राज चिन्ह किसने धारण किया था, तो जालाविद्या ने किया था। ठीक है, युद्ध के बाद में देखो युद्ध हुआ और इसमें जो युद्ध हुआ था, युद्ध होते होते बदायूं ने खुद कहता है, बदायूं ने खुद पूछा आसफ खान से कि बता अपनी सेना कौन सी है, इनकी सेना कौन सी है। तो आसफ खान ने कहा कि तू तो तीरिया चला तो रहे, जो मरेगा वही ठीक है। तो बदायूं ने यहाँ बैठा बैठा आंखों देखा हाल लिख रहा है, बढ़िया नोट्स बना रहा है इस युद्ध का, कहीं भी पक्षपात नहीं की थी। और जैसे ही मतलब महाराणा की सेना आगे आ रही है और ये सेना जो है इनके पांव उखड़ गए और पीछे की तरफ जा रही है, तो मित्र खान ने सोचा कि अरे यार ये क्या हो रहा है। मित्र खान ने जोर से हाथी पर चढ़ा और जोर जोर उलटाना शुरू कर दिया कि बादशाह और सेना लेकर आ रहे हैं, बादशाह बड़ी सेना लेकर आ रहे हैं। और मित्र खान के नेतृत्व में वे जैसे ये बात सुनी बाकी सेना ने, तो सेना में एक जोश आ गया और सेना एक मैदान में इकट्ठा हो गई। कहाँ हो गई? रक्त तलाई में। रक्त तलाई ये सारे उपनाम है इस युद्ध के। गोगुंदा का युद्ध, खमनौर का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, रक्त तलाई का युद्ध, ये सारे क्या है इसके उपनाम है। रक्त तलाई में जनता इकट्ठी हो गई और जनता जैसे ही बादशाह का नाम सुना तो जनता में जोश आ गया और वह दुगुने जोश से ये लड़ना शुरू कर दिया। और इसी बीच बताते हैं कि राम सा तंवर और इनके जो 3 पुत्र थे वो भी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। यहाँ से महाराणा प्रताप निकले और महाराणा प्रताप निकल गए, सबसे पहले गए कहाँ? कोल्यार गांव, बलीचा कोल्यार गांव। यहाँ पर जो घायल सैनिक थे उनका उपचार करवाया और उसके बाद कहाँ गए थे? उसके बाद आवरगढ़ गए थे। आवरगढ़ को अस्थायी राजधानी बनाया था, ये ध्यान रखना। अस्थायी राजधानी कब बनाया था? हल्दी घाटी के बाद में आवरगढ़ को बनाया था। और उसके बाद कहाँ चला गए? कुंभलगढ़, क्योंकि इनके पास एक ही तो दुर्ग है महाराणा के पास। उसके बाद कहाँ चले गए? कुंभलगढ़ चले गए। और इन जो बाकी युद्धों का जो संचालन है वो कहाँ से करेंगे? वो करेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग से। अब हम बात करते हैं इनके सैनिक शक्ति की। मेवाड़ की ख्यातों के अनुसार तो मानसिंह के पास जो सेना थी वो थी 80,000 मेवाड़ की ख्यातों के अनुसार, और महाराणा प्रताप के जो पास सैनिक थी वो थी 20,000, यानी 1/4 हो गई, 1:4 हो गई। नैणसी के अनुसार नैणसी क्या कहता है कि मानसिंह के पास तो 40,000 सैनिक थे, ठीक है, और महाराणा प्रताप के पास थे 9 से 10,000। पूछ भी लेता है यहाँ से, एक बार पूछा था मेवाड़ के ख्यातों के अनुसार मानसिंह के पास कितनी सेना थी? 80,000 थी और महाराणा प्रताप के पास 20,000 थी। टोड खुद लिखता है कि महाराणा प्रताप के पास 22,000 सैनिक थे और जिसमें 14,000 मारे गए और 8,000 पीछे बचे महाराणा प्रताप के पास। और इस युद्ध का जो प्रत्येक दृष्टा इतिहासकार है वो कौन है? बदायूं है। बदायूं खुद कहता है, बदायूं के अनुसार कहता है कि महाराणा प्रताप के पास 3,000 सैनिक थे, ठीक है, और जो मानसिंह के पास थे वो 5,000 सैनिक थे। बदायूं कहता है खुद, जो प्रत्येक दृष्टा इतिहासकार है हल्दी घाटी युद्ध का, ठीक है। गोपीनाथ शर्मा तो कहता है कि ये निर्णायक युद्ध है, लेकिन एनसीईआरटी के क्या मानती है? एनसीईआरटी मानती है क्योंकि इधर महाराणा प्रताप खुशियां मना रहा है, उधर अकबर मना रहा है, क्योंकि मानसिंह पहुंच गया था इस युद्ध की, बदायूं ने गया था इस युद्ध की खबर देने के लिए। कौन सा हाथी लेकर गया था? राम प्रसाद लेकर गया था। हाथियों का युद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि हाथियों के बीच में युद्ध हुआ था, इसलिए कहते हैं, ठीक है। इधर से हाथी लेकर गया था, कौन गया था? बदायूं ने गया था। किसको खबर देने के लिए? बदायूं ने को भेजा कि तेरा नोट तैयार हो गया मान सिंह ने, और तू जा ये खबर बादशाह को दे दे। तो इधर से गया बदायूं ने। कौन सा हाथी लेकर गया था? राम प्रसाद लेकर गया था। और उसके बाद यहाँ गया तो बदायूं ने खुद लिखता है, बदायूं ने कहता है
कि मैं जब गया था तो लोग पूरे समाचार फैल गए कि युद्ध चल रहा है, सारी जगह इसकी न्यूज़ फैल गई थी। और मैं जब मार्ग में जा रहा था, रास्ते में चल रहा था, तो सभी ने पूछा कि युद्ध के परिणाम क्या हुए। तो कहा कि बादशाह जीत गए। तो ये किसी के मनन में नहीं आई, किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था और किसी ने ऐसा माना भी नहीं था। तो यहाँ पर जैसे पहुंचा तो टोडरमल उस हाथी पर बैठ के गए और अकबर को ये सूचना दी। तो इधर अकबर इसको जश्न मना रहा है और उस हाथी का नाम पीर प्रसाद कर दिया था। तो गोपीनाथ शर्मा तो इसको बताते हैं निर्णायक युद्ध, लेकिन एनसीईआरटी क्या मानती है कि इस युद्ध में प्रताप की जीत हुई थी। कैसे हुई थी? क्योंकि या तो अधीनता स्वीकार कर लेता है राजा तो हार हो जाती है, या वो मारा जाता है युद्ध में तो हार हो जाती है। ना ही तो यहाँ महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार की और ना ही यहाँ मारे गए थे, यानी वीर गति को प्राप्त हुए थे। मान सिंह उसके बाद यहां से गया था गोगुंदा, और गोगुंदा पहुंचते ही वहां पर पता चला कि महाराणा प्रताप तो अभी जिंदा है। तो मान सिंह का हो गया 23 जून लगभग 1576 को वहां गोगुंदा पहुंचे थे। तो मान सिंह हो गया बीपी लो कि अरे तो फिर हमने किसको मार दिया, तो पता चला जालाबिद्दा को मार दिया। अब गोगुंदा में मान सिंह चला गया डिप्रेशन में कि अरे यार हमने, अब इधर चारों ओर गोगुंदा में पहाड़ियां, और मुगल सेना अगर अकेला सैनिक निकल गया ना तो वो जिंदा नहीं बचेगा। मुगल सेना बड़ी डरावनी सी हो गई। उनको पता चला कि अगर हम बाहर निकल गए तो हमें तो महाराणा प्रताप घेर के मारेगा, इन पहाड़ियों में घेर के मारेंगे। और जहां से मुगल सेना को जो खाद्य सामग्री प्राप्त होती थी वहां उन रास्तों को महाराणा प्रताप ने बंद कर दिया था। तो कहते हैं कि यहाँ पर मुगल सेना ठहरी थी, उन मुगल सेना ने यहाँ पर आम और अपने घोड़ों को मारकर मांस खाना शुरू कर दिया था, और उसके बाद यहाँ से चले गए। यहाँ से चलने के बाद महाराणा प्रताप ने वापस अधिकार कर लिया, कहाँ पर? गोगुंदा पर अधिकार कर लिया। कब किया? जुलाई 1576 में किया, लगभग 2-4 दिन। 23 जून 1576 पर गोगुंदा पर अधिकार किया था मान सिंह ने, और लगभग जुलाई में यानी 15 या 20 दिन तक रहा होगा। अब जो आगे के युद्ध है वो हम पढ़ेंगे कल, लेकिन हाँ मैं इनके आपको हल्दीघाटी युद्ध के उपनाम बता देता हूँ। गोगुंदा का युद्ध भी इसे कहते हैं। कौन कहता है? बदायूंनी कहता है। किसमें कहता है? मुक्त खप उत तवारिक में कहता है, ठीक है। खमनौर का युद्ध कौन कहता है? अबुल फजल कहता है, आइन अकबरी में कहता है। मेवाड़ का थर्मोपली टोड कहता है। बादशाह का युद्ध कौन कहता है? क्योंकि यहाँ पर रक्तलाई के पास में बादशाह के यहाँ से सेना लड़ना शुरू हुई, रक्तलाई तक पहुंची। रक्तलाई के बाद में यहाँ से गोगुंदा गया था मान सिंह, ठीक है। बादशाह का युद्ध कौन कहता है? आशीर्वाद श्रीलाल जी कहते हैं। रक्तलाई का युद्ध क्योंकि रक्तलाई में लड़ा गया था इसलिए कहते हैं। बनास का युद्ध क्योंकि बनास नदी के किनारे तक लड़ते लड़ते चले गए थे इसलिए बनास का युद्ध भी इसे कहते हैं। और हाथियों का युद्ध क्योंकि हाथी लड़े थे। और उसके बाद स्वतंत्रता प्रेमियों की तीर्थस्थली भी इसे बोला जाता है। इससे जो आगे की युद्ध है वो हम पढ़ेंगे कल, और आगे की जो युद्ध रचना है वो हम कहाँ से करेंगे? महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ दुर्ग से करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे का नेक्स्ट क्लास में।